नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान और सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। और बात करेंगे हम केजीएमयू हॉस्टल में मेस में नॉनवेज पर रोक। क्या पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। खबर लखनऊ से। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी 18 हॉस्टल मेस में नॉनवेज भोजन पकाने और परोसने पर रोक लगा दी है। हालांकि छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार बाहर से नॉनवेज भोजन मंगा सकेंगे या स्वयं बनाकर खा सकेंगे। यह निर्णय स्टूडेंट वेलफेयर के डीन और चीफ प्रोक्टर की सहमति से लिया गया है। बताया गया है कि राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के निरीक्षण के दौरान नॉनवेज पकाने वाले स्थानों पर साफ सफाई की कमी और 500 से अधिक छात्रों वाले हॉस्टलों की 2 मेस में एक्सपायर्ड मसालों के इस्तेमाल जैसी अनियमितताएं सामने आई थी। इसके बाद केजीएमयू प्रशासन को भोजन की गुणवत्ता बेहतर करने, निगरानी बढ़ाने और छात्रों को अच्छी गुणवत्ता का पनीर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। केजीएमयू में जो नॉनवेज को प्रतिबंध लगा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि वेज रेस्टोरेंट होते हैं, नॉनवेज रेस्टोरेंट होते हैं। लखनऊ में केजीएमयू के हॉस्टल मेस में नॉनवेज भोजन पर रोक के फैसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासू अब्बास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि जिन छात्रों को नॉनवेज भोजन पसंद है वे हॉस्टल के बाहर स्थित रेस्टोरेंट या अन्य स्थानों पर जाकर भोजन कर सकते हैं। जो नॉनवेज को प्रतिबंध लगा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि वेज रेस्टोरेंट होते हैं, नॉनवेज रेस्टोरेंट होते हैं। हर जगह का प्रशासन है, हर जगह की एक परंपरा है, लिहाजा इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहिए। अगर कुछ बच्चे नॉनवेज के शौकीन हैं तो वो मार्केट में जाके ओपन मार्केट में नॉनवेज ले सकते हैं। इसके ऊपर सियासत न की जाए तो बेहतर है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लखनऊ से मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, नॉनवेज को रोक लगाई गई है केजीएमयू में, क्या अपडेट है, क्या कुछ कहना है लोगों का, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं? केजीएमयू में जो है 18 हॉस्टलों में जो वहाँ पर बच्चों के लिए खाना पकाता था, जहाँ खास तौर से नॉनवेज, तो उस पर जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और रोक लगाने की सबसे बड़ी वजह है राज्यपाल की नाराजगी इसमें जताई जा रही है। जिस प्रकार से निरीक्षण के दौरान जो है वहाँ पर काफी सारी कमियां और खामियां पाई गई थी, और जिसके चलते जो है उनके द्वारा जो है ये आदेश पारित किया गया था, जिस कारण से जो है इन हॉस्टलों पर नॉनवेज अब नहीं बनेगा। वहीं पर जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि बच्चों के लिए जो है पनीर की सब्जी की व्यवस्था की जाए, अच्छे पनीर की व्यवस्था की जाए, और साथ ही जो बच्चे नॉनवेज खाने के शौकीन है या तो वो नॉनवेज खुद खाएं या बाहर के रेस्टोरेंट में जाकर के वहाँ पर नॉनवेज खा सकते हैं, या तो खुद बनाएं या तो खुद बाहर जाके खाएं। तो ये एक निर्देश जारी हुआ, जिसके बाद जो है देखा जा सकता है कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो महासचिव हैं उनके द्वारा भी बयान जारी किया गया कि नॉनवेज बंद करने पर जो है किसी प्रकार की सियासत नहीं होनी चाहिए, और जो बच्चे नॉनवेज खाने के शौकीन हैं या तो वो खुद बनाएं या तो बाहर बहुत सारी दुकानें, रेस्टोरेंट है नॉनवेज के, वहां जाकर के नॉनवेज खा सकते। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से केजीएमयू में ये आदेश पारित हुआ, अब ये देखना होगा जिस प्रकार से वहाँ जो बच्चे रह रहे थे जो वहाँ पर हॉस्टल में, उनके द्वारा जो है अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आदेश जो है जारी कर दिया गया है। जी
जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मैं इसके फैसले से केजीएमयू में फैसले पर या ये सियासत नहीं होनी चाहिए। अगली खबर की बात करते हैं। राम मंदिर सीईओ पद की दावेदारी। लगातार राम मंदिर सुर्खियों में है। खबर आपको बता रहे, पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य कार्य अधिकारी पद के लिए आवेदन किया है। अपने आवेदन में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा और लोक प्रशासन में करीब 3 दशक के अनुभव के साथ सुरक्षा प्रबंधन, सतर्कता, विधिक एवं प्रशासनिक मामलों में, कार्मिक प्रशासन और संस्थागत समन्वय में अपने कार्यों का उल्लेख किया है। अमिताभ ठाकुर ने स्वयं को हिंदू सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा बताते हुए भगवान श्री राम के मर्यादा, न्याय, कर्तव्य निष्ठा और लोक कल्याण के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभव, योग्यता और पारदर्शिता के क्षेत्र में किए गए कार्यों के आधार पर अपनी अभ्यर्थता पर विचार करते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल किए जाने का अनुरोध किया है। राम मंदिर सीईओ पद के लिए अमिताभ ठाकुर ने दावेदारी ठोकी है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अपना आवेदन भेजा है। उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा, भगवान राम के प्रति आस्था, उनके कल्याणकारी आदर्शों को, भावनाओं को व्यक्त करते हुए अमिताभ ठाकुर ने अपनी दावेदारी ठोकी है। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सीईओ पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, क्या कुछ अपडेट है? जिस प्रकार से जो है राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की जो है की नियुक्ति के लिए जो है आवेदन राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निकाला गया था, जिसके चलते जो है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के द्वारा भी जो है आवेदन किया गया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, अपने आवेदन में उन्होंने अपने आप को भारतीय पुलिस सेवा एवं लोक प्रशासन के लगभग 3 दशकों के अनुभव की सहित सुरक्षा और प्रबंधन सतर्कता की जो है अपना एक्सपीरियंस उनके द्वारा बताया गया है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से अमिताभ ठाकुर ने स्वयं को हिंदू सामाजिक, सांस्कृतिक और पोस्ट भूमि के समृद्धि बताते हुए जो है अपना ये आवेदन दिया गया है। देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से ट्रस्ट के द्वारा जो है आवेदन करने की जो है प्रक्रिया लगातार जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सभी लोग कर रहे हैं, उसी के आधार पर जो है अमिताभ ठाकुर के द्वारा भी जो है अपने आवेदन दिया गया है, अपना सारा बायोडाटा अपना दिया गया है। अब ये देखना है जिस प्रकार से 22 तारीख को बैठक है और बैठक के बाद जो है क्या क्या चीजें तय होती कि जिसके चलते जो है जो सीईओ पद की जो है नियुक्ति राम मंदिर ट्रस्ट पर होनी है, उसमें किसको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन लगातार इसी प्रकार से जो एक्सपीरियंस जिनके पास है उनके द्वारा इसी प्रकार से लगातार आवेदन किए जा रहे हैं। जी मनीष, इस पद के लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने क्या योग्यता रखी है? अगर आपको आवेदन करना हो तो उस व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए? देखा जाए जिस प्रकार से जो है इसमें आईएएस आईपीएस में सिविल सर्विस से और अपने कार्यकाल के दौरान जब क्या क्या उनके पास डिपार्टमेंट रहे, खास तौर पर किस प्रकार से जो है चंदा चोरी का मामला सामने है, भूमि घोटाले का मामला है, जिस प्रकार से सभी पहलू पर जो है नजर रखी जा सके। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से अगर हम अमिताभ ठाकुर
की ही बात करें, पूर्व IPS अधिकारी हैं और कई विभागों के जो है उनके पास चार्ज रहे। जिस प्रकार से उन्होंने अपने बायोडाटा में उनके द्वारा दिखाया गया कि प्रबंधन स्वतंत्रता से जुड़ा, हालांकि जिस प्रकार से एक IPS के पास ये सभी चीजें की किसी प्रकार से जो है जब वो इस पद पर था तो किसी प्रकार चोरी क्राइम से जुड़े मामले और घोटाले से जुड़े मामले वो लगातार उनके द्वारा देखे गए। इसी प्रकार से जो है ऐसे ही एक शख्स जो है तलाश की जा रही है ट्रस्ट के लिए। अब ये देखना होगा अपने कार्यकाल में एक्सपीरियंस क्या है। ये जरूर माना जा सकता है कि जिस प्रकार से IAS या IPS या प्रशासनिक कोई बड़ा अधिकारी जो है तो उनके द्वारा ही, हालांकि वो रिटायर है या वो अपने VRS लिस्ट पे है, ऐसे ही जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके द्वारा जो है इसमें अपने आवेदन उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि वहाँ पर किस पर जो है सहमति बनती है और ट्रस्ट का कौन नया CEO होता है। जी मनीष, IPS अमिताभ ठाकुर के, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर के आवेदन पर ट्रस्ट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? अगर आवेदन पर अभी ट्रस्ट की तरफ से कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं, आवेदन कोई भी कर सकता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। लेकिन जिस प्रकार से अमिताभ ठाकुर के ऊपर काफी सारे दाग भी लगे हुए हैं, वो जेल भी जा चुके हैं और कह सकते हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी के सरकार के समय भी उनके ऊपर आरोपों से घिरे रहे और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उनके द्वारा जो है कई ऐसे मुद्दे उठाए गए और किस प्रकार से जनता या प्रशासन सभी लोग जानते किस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उन दागों के तहत भी उनके द्वारा आवेदन किया गया। तो इसी प्रकार से देखा जा सकता है ट्रस्ट अब जब किसी CEO की नियुक्ति करेगा तो उसके एक्सपीरियंस से और किन बाकी लोगों को क्यों ठुकराया है, तो हालांकि तब पहले ही मीडिया के सामने जो है मुखातिब होकर के जो है जब वो जानकारी उस CEO पद की दे कि इनकी नियुक्ति की गई है, किस वजह से की गई है, बाकी लोग का आवेदन क्यों खारिज किया गया है, तो उसी वक्त मालूम कर सकेगा। लेकिन जिस प्रकार से जो है आवेदन प्रक्रिया में कोई भी इसमें सम्मिलित हो सकता है अपने बायोडाटा के बिहाफ पर, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अमिताभ ठाकुर ने अपनी दावेदारी पेश की है। हमारे सहयोगी ने बताया कि अमिताभ ठाकुर को ट्रस्ट विचार कर सकता है क्योंकि उनके ऊपर कई दाग भी लग चुके हैं, एक बार जेल भी जा चुके हैं। और उधर IPS अमिताभ ठाकुर हमेशा चर्चाओं बने रहते हैं। जबरिया रिटायर IPS अमिताभ ठाकुर वह लिखते हैं अपनी नेम प्लेट पर। तो ये सारी चीज़ों पर विचार विमर्श ट्रस्ट कर सकता है। अब बात करें अगली खबर की। ICU में मरीज की हत्या। मरीज की हत्या कैसे हुई, कहां हुई, ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। खबर मुजफ्फरनगर से। जिला अस्पताल की ICU में भर्ती एक मरीज की कथित तौर पर दूसरे मरीज के तीमारदार द्वारा की गई पिटाई के बाद मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय रमेश पाल के रूप में हुई है, जो लीवर की बीमारी के चलते भर्ती था। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात ICU में भर्ती एक बुजुर्ग महिला के बेटे संजय से किसी बात को लेकर रमेश पाल का विवाद हो गया, जिसके बाद संजय ने उसके साथ मारपीट कर दी। हमले में रमेश की नाक पर गंभीर चोट लगी और उसे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज थाना कोतवाली नगर पुलिस को सुबह सूचना मिली कि रामेश पुत्र ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति जो कि कल से जिला अस्पताल में भर्ती था, जिसको लीवर की बीमारी थी, उसके साथ रात करीब 3 बजे एक अन्य मरीज़ के परिजनों द्वारा मारपीट की गई और सुबह पुलिस को सूचना मिली कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा एक तहरीर पुलिस को दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से आशीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ICU में भर्ती मरीज की एक तीमारदार ने पिटाई कर दी, उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी तक क्या अपडेट है और क्या कार्रवाई इसमें हुई है? मैं बता दूं राहुल, जहाँ तक मृतक रमेश जो था वो लीवर से बीमारी से बड़ा बीमार था, तो उसको जो ICU में भर्ती कराया गया था। वहीं एक
मरीज जो है कमला देवी नामक की बुजुर्ग महिला थी, वो भी वहाँ भर्ती थी। तो उसका जो बेटा था कमला देवी का संजय, और जो मृतक रमेश पाल है उसे जो आपस में कहासुनी हो गई थी, उसको लेकर जो है संजय ने जो है उसकी कुछ पिटाई कर दी, जिससे नाक में खून बहने लगा और उसकी हालत जो सीरियस हो गई। उसको फिर इमरजेंसी ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई और वहां से जो है वो फरार हो गया था। संजय जो है फरार हो गया था। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसे मुकदमा कायम कर उसे जेल भेज दिया गया। और इसके अलावा जो है जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है कि मामला पूरा क्या है, और उसके बाद ही जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय के अलावा कोई और भी हो जिसने पिटाई की हो, जिससे वजह से उसको ज्यादा चोट लगी हो मृतक को और उसकी वजह से उसकी मौत हुई हो। राहुल, आशीष, हॉस्पिटल स्टाफ और आईसीयू इंचार्ज कहाँ थे, कौन है, उनकी क्या लापरवाही नहीं है इसमें? मैं बता दूं, जहाँ तक स्टाफ की कहने की बात है, नर्स वगैरह ये कहने की बात है, बस जो आईसीयू भर्ती है वो बाहर बैठे रहते हैं। उन्हें पता नहीं, जब वहाँ झगड़ा हुआ तो स्टाफ जरूर पहुंचा, लेकिन इसी भी उससे पहले जो है मृतक को काफी चोट लग चुकी थी और उसे उठा के फिर उसे जो है इमरजेंसी ले आया है, जहाँ उसकी मौत हो गई थी। ठीक है आशीष भाई, आशीष बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे शीशा तोड़ भाजपा नेत्री की कार में चोरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है और हम बात कर रहे थे शीशा तोड़ भाजपा नेत्री की कार में चोरी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। खबर बुलंदशहर से सियाना कस्बे में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी अपर्णा त्रिपाठी की कार का शीशा तोड़कर अज्ञात चोर नकदी और जेवरात से भरा पर्स चोरी कर फरार हो गया। घटना नई नानक मेडिकल के सामने स्थित उनके कार्यालय के बाहर हुई। बताया जा रहा है कि पर्स में करीब 60,000 रुपये नकद, लगभग 6 ग्राम सोने की अंगूठी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे। वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बात सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जल्द खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस वारदात ने सियाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था और वाहन सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कार खड़ी दिखाई दे रही है तस्वीरों में, जिसके पास एक शख्स खड़ा दिखाई दे रहा है। यह कार का शीशा तोड़ता है और उसमें रखा पर्स लेकर फरार हो जाता है। ये इसने शीशे पर पत्थर मारा, तोड़ा और पर्स को लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। तो कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। बुलंदशहर में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ये जो घटना सामने आई है इसके बारे में बताएं और अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस ने इसमें की है? क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरों के हौसले जो बुलंद देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं कि चोरों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। अगर बात की जाए दिन दहाड़े भाजपा जो नेत्री हैं, अगर बात की जाए जो भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की जो सदस्य और महिला समिति की अर्पणा त्रिपाठी एक सियाना की रहने वाली है, उनकी गाड़ी खड़ी थी। हालांकि जो चोर की जो चोरी करते हुए कार में से 60,000 नगद कैश और अन्य सामान को भी चोर लेके सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर बात की जाए जिस तरह से जो चोरों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं, हालांकि अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया है, चोर और माफियाओं पर हमने अंकुश लगाया, लेकिन वो सारे जो दावे हैं वो पूरी तरह से झूठे साबित दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह की जो घटना होना, और वो भी भाजपा सरकार में भाजपा की प्रदेश की महिला सदस्य के गाड़ी को शीशा तोड़कर और दिन दहाड़े 60,000 कैश निकाल लेना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी तक की अगर बात की जाए, पुलिस सिर्फ हवा में तीर चला रही है, लेकिन अभी तक किसी भी चोर को पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि 3 टीम गठित कर दी गई है, जल्दी ही घटना का खुलासा कर दिया जाए। लेकिन वो पुलिस का जो एक रटाया रवैया है
की टीम गठित कर दी गई है, लेकिन गठित करने से खुलासा हो जाएगा। तो ये सवाल आखिरकार ये ऐसी नौबत आती क्यों है, चोरों के जो दिल में आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, एक बड़ा सवाल है। जबकि मुख्यमंत्री प्रदेश के लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और माफियाओं पर बिल्डोजर चलाने की बात कर रहे हैं, चोरों को एक जिले से भगाने की बात करें, प्रदेश से भगाने की बात करें, लेकिन जनता पुलिस स्याना में जिस तरह से दिन दहाड़े भाजपा नेत्री के गाड़ी में से 60,000 कैश निकाल कर चोरी किया गया है। और बात किया है चोर की चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी लगातार वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उसके बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस सिर्फ हवा में तीर चला रही है। जी अनिल, चोर की पहचान हो पाई है? सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है, तो क्या इसकी पहचान हो पाई है? कि पुलिस का सिर्फ एक रवैया है कि सीसी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक जांच पड़ताल ही पुलिस कर रही है, लेकिन अभी किसी चोर को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। पुलिस का दावा जरूर है कि जल्द खुलासा कर लिया जाएगा और जो चोर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आगे कब तक गिरफ्तार होगा और कब पुलिस 60,000 रुपये जो भाजपा नेत्री के जो चोरी गए उनको कब बरामद करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और हालांकि जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार चोरों के दिल में पुलिस का जो खौफ नहीं है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लगातार जनता पुलिस में कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं कि चोर, अगर बात की जाए जो मासूम बच्चों के जो राशन स्कूल में जो राशन रखा है उसको भी चोर चोरी करके फरार हो जाते हैं। भाजपा नेत्री की गाड़ी में से 60,000 कैश को चोर फरार हो जाते हैं। ठीक है अनिल, ठीक है अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बुलंदशहर में भाजपा नेत्री की कार से खुलेआम दिन दहाड़े चोर ने शीशा तोड़कर पर्स चुराकर भाग गया, सीसीटीवी में कैद होगी पूरी घटना। अब बात करेंगे पत्नी की काटी नाक लहूलुहान सास, खबर विस्तार से आपको बताएंगे। रायबरेली में पति ने अपनी पत्नी और सास पर हमला कर दिया। पति ने दोनों पर सोते समय बारकीय चाकू से किए गए इस हमले में से पत्नी की नाक कट गई, वहीं सास की गर्दन में चोट आई है। गंभीर हालत में दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्नाव का रहने वाला राम मोहन देर रात अचानक अपनी ससुराल पहुंचा था, जिसके बाद रात में राम मोहन ने अचानक अपनी पत्नी और सास पर हमला कर दिया। राम मोहन का 15 साल पहले शशि से विवाह हुआ था। आरोपी पति पत्नी के ससुराल न आने से आहत था। परिजनों ने आरोपी को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। ये घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सेमरपहा गांव की बताई जा रही है। से 3 जो है चाकूबाजी के आए हुए हैं, एक पुरुष 2 महिला। पुरुष में कहीं चोट नहीं है, वो अल्ट्रा सेंसोरियम में जैसे कोई नशा किया हुआ हो, और 2 महिलाएं हैं जिसमें एक उसकी बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी है और एक उसकी सास है। पत्नी को छाती में, पेट में, जांघ पर और नाक पे चोट है, चाकू के निशान है, और उसकी सास के जो है गले में चाकू के निशान हैं। सबका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। सर्जन और फिजिशियन देख रहे हैं। केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, क्या पूरी घटना है, दर्शकों को बताएं, क्या अपडेट? देखिए, पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सेमरपहा गांव की है। बताया जा रहा है कि एक पति ने अपनी पत्नी व सास पे जो है जानलेवा हमला किया है। धारदार हथियार से जो है सास की गर्दन में जो है चोट पहुंचाई और साथ ही पत्नी की नाक काटी है। बताया जा रहा है कि देर रात सोते समय जो है ये घटना को अंजाम दिया गया था। उन्नाव जनपद के रहने वाला जो राम मोहन है वो अपने ससुराल देर रात पहुंचा था, जहां पे उस पत्नी सो रही थी। उसकी नाक पे जो है काटा और अपनी सास के जो है गर्दन पे चोट के निशान पहुंचाए हैं, जिसके बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए जो है रायबरेली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 15 महीने पहले जो है इनकी शादी हुई थी और पत्नी जो है लगातार अपने ससुराल नहीं जा रही थी, जिससे नाराज होकर के पति ने अपनी पत्नी की और सास के ऊपर जानलेवा हमला किया है। जी ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पति ने पत्नी और सास पर हमला करके उनकी नाक और गर्दन पर हमला कर दिया। अब बात करेंगे स्ट्रेचर पर घंटों का इंतजार, व्यवस्था पर सवाल। खबर फिरोजाबाद से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का मामला मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर के सामने आया। छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल नगला मिर्जा छोटा निवासी 32 वर्षीय अरविंद को एक्सरे कराने के लिए करीब 4 घंटे तक स्ट्रेचर पर इंतजार करना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि सुबह 10 बजे डॉक्टर ने एक्सरे लिख दिया था, लेकिन दोपहर 2 बजे तक बिजली न होने और मशीन लोड न लेने का हवाला देकर जांच नहीं की गई। इससे नाराज परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर में हंगामा करते हुए नारेबाजी की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। घायल की बहन राखी ने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक होती तो वह भाई का इलाज
निजी अस्पताल में कराती, लेकिन मजबूरी में सरकारी अस्पताल का सहारा लेना पड़ा। अगर ऐसी सुनवाई नहीं होगी तो यहाँ पे कोई मरीज आना नहीं चाहता है तो साफ मना कर दिया जाए करे। तो इन लोगों से आवाज उठाना नहीं आता है तो आवाज उठाना सीख लीजिए। नहीं तो आपने शिकायत की अंदर जाके किसी से? 10 बार गई भी। क्या बताया उन्होंने? अभी लाइट नहीं आ रही है, कभी वोल्टेज नहीं उठ रहे हैं। अरे कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप इसको जाके लिटाइए मरीज को। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का